हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग अर्थशास्त्र शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आर्थिक संगठन और इसके कार्य क्या हैं। आर्थिक प्रणाली का मतलब होता है कि किसी भी देश के अंदर जो आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है उसकी विधि को आर्थिक पद्धति कहते हैं। चूँकि मानव के पास साधन सीमित हैं और उसकी आवश्यकताएं असीमित हैं, इसलिए कुछ समस्याएं खड़ी होती हैं। और वो समस्याएं हैं कि किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। सबसे पहली समस्या ये आती है कि किसी वस्तु का उत्पादन कितना किया जाए, अर्थात जितना हम उत्पादन करें वो हमारा बिक जाए या उसकी खपत हो जाए या उपभोक्ता उसका उपभोग कर ले। दूसरी समस्या ये होती है कि जब उत्पादन हमें करना है तो उत्पादन के लिए साधनों का कितना प्रयोग हो। तीसरी समस्या ये होती है कि साधनों को किस ढंग से प्रयोग किया जाए जिससे कि कम से कम साधनों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो, माने उत्पादन हो। और चौथी समस्या होती है वस्तु का वितरण किस प्रकार हो। यही सब समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए सरकार जो नीति अपनाती है, जो सिस्टम अपनाती है, जो आर्थिक क्रियाएं संपादित करती है, उसे ही आर्थिक प्रणाली कहते हैं। अब आर्थिक प्रणाली का जो संगठन है या स्वरूप है वो 3 प्रकार का है। पहला संगठन है पूंजीवादी प्रणाली। पूंजीवादी प्रणाली को हमें कह सकते हैं कि ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार मॉडल होता है। अर्थात इसमें सरकार मार्केट को कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि मांग और पूर्ति की दशाएं अपने आप बाजार को नियंत्रित करती हैं। ये पूंजीवादी मॉडल होता है और इसमें निजी स्वामित्व होता है। इसमें सरकार का बहुत नाम मात्र ही हस्तक्षेप रहता है। दूसरी विधि है समाजवादी प्रणाली। समाजवादी प्रणाली को हमें कह सकते हैं कि ये पूर्ण नियंत्रित मॉडल होता है। इस प्रणाली में राज्य सरकार की काफ़ी भूमिका होती है। वो अपने तरीके से प्रणाली को नियंत्रित करती है। और तीसरी प्रणाली होती है मिश्रित प्रणाली। मिश्रित प्रणाली में निजी व्यक्ति और राज्य ये दोनों मिल करके आर्थिक क्रियाओं का संपादन करते हैं। अब हम लोग 1-2 मिनट पूंजीवादी प्रणाली पर चर्चा कर लेते हैं। पूंजीवादी प्रणाली का आधार यह है कि इसमें निजी स्वामित्व होता है, अर्थात जो उत्पादन के साधन हैं वो लोगों के हाथ में होते हैं। इसमें प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है और ये प्रतिस्पर्धा मांग और पूर्ति द्वारा कंट्रोल होती है। विशेषताएं इसकी ये हैं कि उपभोग एवं व्यवसाय के चुनने की स्वतंत्रता होती है, निजी लाभ की प्रधानता है। और चूंकि निजी लाभ की प्रधानता है तो इसमें उद्यम करने के लिए लोग प्रोत्साहित होते हैं। लेकिन इसकी एक ये समस्या है कि जब निजी हाथ में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, उत्पादन के साधनों का निजी लोगों के हाथ में नियंत्रण होता है, तो जिसके पास अधिक नियंत्रण होता है, अधिक लाभ कमाने के कारण और अधिक आय होने के कारण वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहन मिलता है। गुण इसके ये हैं कि उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन है, जैसा भी बताया था कि लाभ होने के कारण उद्यम हेतु लोग प्रोत्साहित होते हैं। और चूंकि लाभ होता है, उद्यम करते हैं, इसलिए पूंजी निर्माण को भी प्रोत्साहन मिलता है। और हर चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर है। जब आय बढ़ रही है
पूंजी निर्माण हो रहा है तो रहन सहन के स्तर में भी वृद्धि होती है। दोष इसके ये हैं कि इसमें अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। और पीछे भी अभी बताया था कि चूँकि इसमें निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, इसलिए एकाधिकार की प्रवृत्ति भी होती है। इसमें सामाजिक कल्याण की उपेक्षा की जाती है। जो पूंजीवादी व्यवस्था है, हर व्यक्ति अपने को देखता है, समाज को नहीं देखता, इसलिए हम कह सकते हैं सामाजिक कल्याण की उपेक्षा होती है। और इसका दोष ये है कि पूंजी साधन तकनीक को अपनाने से बेरोजगारी जैसी समस्याएं आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में अधिक पैसा होने के कारण जब लाभ अधिक लोग कमाते हैं, अधिक लाभ होने की स्थिति में वो लोगों की जगह पर मशीनों को लगाते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। तो ये सब इसकी समस्याएं हैं। इसके बाद आपका आता है समाजवादी आर्थिक प्रणाली आती है। तो इसकी विशेषताएं ये हैं कि आर्थिक नियोजन के आधार पर साधनों का उपयोग होता है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। इसमें राज्य स्वामी की भूमिका निभाता है, इसलिए प्रतियोगिता विहीन प्रणाली होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में प्रतियोगिता युक्त होती है, इसमें प्रतियोगिता विहीन होती है। और उत्पादन तथा वितरण पर सरकार का अधिकार होता है। गुण इसके ये हैं कि उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उपयुक्त कीमत पर सुलभ होती है और ये सारा काम राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है, अर्थात वो मार्केट पर नियंत्रण रखता है। शुरुआत में ही बताया था। इसमें चूँकि राज्य ही सब कुछ करता है तो इसलिए शोषण का अंत होता है। सामाजिक सुरक्षा जैसे कार्य होते हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, चिकित्सा आदि संबंधी सुविधाएं ये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और सबसे जो अच्छी बात है, इसमें वर्ग संघर्ष की भावना का जो है वो अंत होता है। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। क्या दोष हैं? क्योंकि राज्य ही बाजार को नियंत्रित करता है, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराता है, तो इसलिए अधिक कमाने की इच्छा नहीं होती है, आर्थिक प्रेरणा का अभाव रहता है। और इसमें दोष ये है कि सैद्धांतिक रूप से तो व्यक्ति इसका स्वामी होता है, किंतु वास्तव में दास होता है। स्वामी किस तरीके से? कि व्यक्ति ही अपने नेताओं को चुनता है। नेता जब चुन जाते हैं तो वो अपने तरीके से नीतियां बनाते हैं, उन नीतियों को मानने के लिए लोग बाध्य होते हैं। तो वास्तव में व्यक्ति दास बन जाता है, लेकिन सिद्धांत के रूप में वो स्वामी होता है। स्वामी का मतलब लोकतंत्र से मतलब है। इसमें राष्ट्रीय उत्पादन कम होता है। क्यों कम होता है? वही कारण है कि आर्थिक प्रेरणा का अभाव है। चूँकि इसमें राज्य सरकार ही सब कुछ है, तो अकेले राज्य सरकार माने कोई जो बड़ा अधिकारी, बड़ा पद पर बैठा हुआ मंत्री है या मुख्यमंत्री है मान लीजिए, तो वो अकेले तो मार्केट को नहीं कंट्रोल कर सकता है। तो इसके लिए वो अपना सिस्टम बनाता है, अधिकारियों को रखता है, नौकरों को रखता है। लेकिन चूँकि मालिक नौकरों के सामने नहीं है, इसलिए उनमें नौकरशाही आ जाती है, लाल फीताशाही आ जाती है। और सबसे बड़ा दोष ये है कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो समाजवादी व्यवस्था है ये राज पूंजीवाद का ही प्रतिबिंब है। मतलब ये है कि पूंजीवाद न चाहते हुए पूंजीवाद है। इसके बाद में तीसरी व्यवस्था है मिश्रित आर्थिक प्रणाली। मिश्रित आर्थिक प्रणाली में कुछ साधनों पर सरकार का और कुछ साधनों पर निजी लोगों का अधिकार होता है। इसकी विशेषताएं ये हैं कि जो अभी बताया है कि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ और पूंजीवाद तथा समाजवाद के मिश्रित गुण होते हैं। नाम ही है मिश्रित आर्थिक प्रणाली। गुण इसके क्या हैं कि इसमें इसका गुण ये है कि जो पूंजीवादी प्रणाली की जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसका इसमें समावेश होता है, और
समाजवादी प्रणाली की भी अच्छी चीज़ों का इसमें समावेश होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समस्त गुणों का समावेश होता है। दोष क्या है इसमें? निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतियोगिता के कारण कार्य संचालन में बाधा होती है। इसके अलावा कुछ और हम अपने मन से कह सकते हैं कि संसाधनों के आवंटन की समस्या हो जाती है। एक और हम अपने मन से ये समझ सकते हैं कि मिश्रित प्रणाली में उत्पादन का लक्ष्य जो है वो केवल फाइलों तक ही रह जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्पादन का लक्ष्य जो है योजना निर्माण तक के समय तक ही रह जाता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों जो क्षेत्र हैं इनमें तालमेल सही न होने के कारण राष्ट्रीय उत्पादन जब कम होता है तो इसके कारण देश में मुद्रास्फीति आ जाती है और देश में भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज अर्थशास्त्र में शुरू के कुछ बिंदुओं को समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद।